चलिए, आप सभी लोगों को क्या हमारी स्क्रीन है वो दिख रही है? एक बार लाइव चैट में लिख के बताएं अगर आपको हमारी स्क्रीन है वो दिख रही हो तो। क्या आप सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। दोस्तों क्या है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9th, है ना। और सबसे पहले हम आपको हिंदी के काफी सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बताने वाले हैं। जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था रस के बारे में, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि आज के इस लाइव क्लास में हम रस को फिर से पढ़ने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे पहले आपको बताया है कि पेपर में क्वेश्चन है वो रस के किस तरीके के आते हैं। तो पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे रस के वो कुछ इस तरीके के आएंगे। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? और चार आपको ऑप्शन वो दे देगा। वो दे देगा आपको शोक, दया, हंसी, क्रोध। ठीक है, इस तरीके के कुछ चार ऑप्शन वो आपको दे देगा। अब आपको उसमें से सही जो आंसर है वो बताना है। आपको हम यहाँ पे चार ऑप्शन तो नहीं देंगे, हम इसका आपको राइट आंसर है वो बता देंगे। जैसे कि श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो रति या फिर प्रेम होता है। ठीक है, तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो आपको ओएमआर शीट में बढ़िया जहाँ पे भी रति हो उसको भर देना है। ठीक है, जहाँ पे भी जो जिस भी ऑप्शन में, मतलब ऑप्शन में ए बी सी में या फिर डी में, जिसमें भी रति ऑप्शन हो उस वाले को भर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसका आंसर है वो लिखना है। अब हमें यहाँ पे एक और क्वेश्चन इसी टाइप का आता है। एक नंबर का क्वेश्चन देखो रस से जरूर आता है, चाहे वो आपसे किसी रस का स्थायी भाव पूछ ले। ठीक है, और ज्यादातर केस में जो स्थायी भाव है वो ही पूछा जाता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा, बीज रस का स्थायी भाव क्या है? तो जो बीज रस का स्थायी भाव है वो क्या होता है? गुस्सा होता है। रेहान मंसूरी को हमारी आवाज है वो नहीं आ रही है, तो मैंने ग्रुप में मैसेज को डाला हुआ है ना, कि आप आवाज से कैसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो बना के भी बता दूंगा कि आपको वॉइस है वो कैसे ऐड करनी है। क्योंकि काफी सारे बच्चे मुझे लगता है कि पहली बार जूम पे पढ़ रहे हैं, तो उन लोगों को नहीं पता कि कैसे जो वॉइस है वो ज्वाइन की जाती है। तो अब हम यहाँ पे कुछ रस और उनके स्थायी भाव देखने वाले हैं, और इन्हीं में से पेपर में एक क्वेश्चन है वो आ जाना है। जैसे यहाँ पे पहले हम इस टेबल को पढ़ेंगे। जो आपको यहाँ पे टेबल दिखाई दे रही है, एक साइड लिखा हुआ है रस और दूसरी साइड लिखा हुआ है स्थायी भाव। ठीक है, तो दूसरी बार लिखा हुआ है स्थायी भाव। तो देखो, पेपर में आप सभी लोगों को जो रस और स्थायी भाव है इनको याद कर लेना है। जैसे कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो गया? रति हो गया। ठीक है, दूसरा हो गया हास्य रस। हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? हंसी होता है। तीसरा है करुण रस। करुण रस का क्या होता है? शोक होता है। इन्हीं में से एक नंबर का क्वेश्चन है वो पक्का आएगा। ठीक है, तो आपको इनके रस और स्थायी भाव है उनको याद कर लेनी है। जितने भी लोग, आप सभी लोग हैं, आपको ये रस और इनके स्थायी भाव क्या करना है? याद करना है। इन्हीं से एक नंबर का क्वेश्चन में पेपर में, सॉरी, एक नंबर का जो क्वेश्चन है वो पेपर में आपको मिल जाएगा। अगला इसमें जो रस है वो है अद्भुत रस। अद्भुत रस का क्या होता है स्थायी भाव? आश्चर्य होता है या फिर विस्मय होता है। नेक्स्ट है इसमें भयानक रस। तो भयानक रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? भय होता है। इसके बाद है रौद्र रस। तो रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? क्रोध होता है। इसके बाद बीभत्स रस। अब मैं आपको इनमें से, देखो यहाँ पे 10 रस हैं, इसमें से मैं आपको मोस्ट बता दे रहा हूँ कि आपको याद कितने करने हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा, तो उनके लिए ज्यादा हो जाएगा पढ़ने को। लेकिन अगर आप सब याद कर सकते हैं तो आपको सब याद कर लेने हैं। ठीक है, और जो बच्चे सब पूरे याद नहीं कर सकते, उनको मैं यहाँ पे कुछ मोस्ट मोस्ट बता रहा हूँ, उनको आपको याद कर लेने हैं, वो ही पेपर में आएंगे। तो पहला है आपका यहाँ पे श्रृंगार रस। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है, वेरी मोस्ट है। ठीक है, दूसरा है हास्य रस, तीसरा है वीर रस, चौथा है करुण करुण रस। मतलब जो ऊपर के चार आपको रस दिख रहे हैं, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, इन सभी को याद कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे का करना है रौद्र रस और शांत रस। ठीक है, आपको ये 6 करने हैं याद। एक करना है रौद्र रस और शांत रस, और बाकी के 4 ऊपर के। ठीक है, तो अगर आप सब याद कर सकते हैं तो आपको सब कर लेने हैं, और अगर आप सब याद नहीं कर सकते तो आपको ये 6 जो मैंने आपको बताए हैं, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, ठीक है, रौद्र रस और शांत रस, इन सभी को याद कर लेना है। चलिए, इसके बाद देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है, और आपको उस ऑप्शन में टिक करना पड़ेगा। वीर रस का जो स्थायी भाव क्या है वो क्या है? उत्साह है। ठीक है, तो आपको इस तरीके का जो पेपर में क्वेश्चन है वो आएगा, और आपको इतने जो रस है उनको याद कर लेना है।
जो रस के अंग हैं इनको याद नहीं करना है, ये पेपर में नहीं पूछे जाते हैं। बस आपको ये याद कर लेना कि रस के अंग 4 होते हैं। रस के कितने अंग होते हैं? 4 होते हैं। बाकी आपको इनके नाम हम याद नहीं करने हैं। और रस होते हैं हमारे कितने प्रकार के? 10 प्रकार के होते हैं। रस 10 प्रकार के होते हैं। इसमें टेबल में आपको 11 रस मिल जाएंगे, लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि रस कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको 10 करके आना है, ठीक है। और इनमें से 6 के जो स्थायी भाव है उनको याद कर लेना है। चलिए एक बार फिर से आदित्य बोल रहे हैं, एक बार सर फिर से बता दीजिए। तो जो इम्पोर्टेंट है वो कुछ इस तरीके के हैं। पहला है श्रृंगार रस, दूसरा है हास्य रस, तीसरा है करुण रस, चौथा है वीर रस, पांचवा है शांत रस और छठवां है रौद्र रस। ये सभी हमारे क्या है? इम्पोर्टेंट है, यानी कि ऊपर के 4 और नीचे का रौद्र रस और शांत रस, ठीक है। तो इन सब के स्थायी भाव याद कर लेंगे, इनसे 1 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आएगा। और एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं, ठीक है। 10 के कितने अंक होते हैं? 4 अंक होते हैं। इनके नाम वाम नहीं पूछे जाते हैं पेपर में, तो आपको नाम वाम याद नहीं करने, सिर्फ ये याद करना है कि 10 के 4 अंक होते हैं। हम आपको सब कुछ पढ़ाएंगे, आप हमें ये मत बताइए कि आप पढ़ाना क्या है, ठीक है। हम आपको सब कुछ पढ़ाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो है आयत के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाक्य होते हैं 2 प्रकार के, एक होते हैं रचना के आधार पर और एक होते हैं आयत के आधार पर। ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, और जैसे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आयत के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो आयत के आधार पर जो हमारे वाक्य होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। जैसे आयत का आधार होता है कि जैसे किसी ने अपन से क्वेश्चन किया तो अपन कितने प्रकार से बोल सकते हैं, तो अपन 8 प्रकार से बोल सकते हैं। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताएंगे, पहले आप थोड़ी सी थ्योरी समझ लीजिए, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप सभी लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो आयत के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। और रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आप इस इमेज में देख सकते हैं। देखो रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 3 प्रकार के। पहला हो गया सरल वाक्य, दूसरा होगा संयुक्त वाक्य, ठीक है, और तीसरा होगा मिश्र वाक्य, ठीक है। तीसरा हो गया मिश्र वाक्य। और जो आयत के आधार पर वाक्य होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। आपको नाम तो किसी के याद नहीं करने हैं। जो आयत के आधार पर वाक्य हैं 8, इनके नाम आपको याद नहीं करने हैं। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि 8 प्रकार के होते हैं, उनके नाम वाम याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आपको रचना के आधार पर पता होना चाहिए कि सरल वाक्य क्या होते हैं। जैसे मैंने कहा कि राम बाजार जाता है, तो ये क्या हो गया? संयुक्त सॉरी सरल वाक्य हो गया। जैसे मैंने आपसे बोला कि राम बाजार जाता है, तो ये हो गया सरल वाक्य, है ना। फिर मैंने आपसे बोला कि राम बाजार जाता है सब्जी लाता है, राम बाजार जाता है सब्जी लाता है, तो ये क्या हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। ये क्या हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया। अब मिश्र वाक्य की बात कर लें, तो राम ने थैला उठाया और वह बाजार गया, तो ये क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है। आप और एग्जांपल से, जिसमें देखो मैं यहाँ पे आपको सिंपल वे में समझा रहा हूँ, तो सरल वाक्य वे होते हैं जिनमें से एक वाक्य हो। जैसे राम गाना गाता है, सीता खाना खाती है, वह बगीचे में घूमते हैं, कुछ भी, ठीक है। इस तरीके के वाक्य क्या कहलाते हैं? सरल वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य कहलाते हैं जैसे कि राम ईमानदार है इसलिए उसने चोरी नहीं की, राम ईमानदार है इसलिए वह चोर नहीं है, ठीक है। राम ईमानदार है इसलिए वह चोर नहीं है, ये क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य, ठीक है। और मिश्र वाक्य क्या हो जाएगा? कि वह बाजार जाता है और बाजार जाके वह सब्जी लाता है, तो ये क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाता है, मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इनके सिर्फ नाम पता होना चाहिए कि कितने प्रकार के होते हैं, इसी से क्वेश्चन है वो आता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, चलो नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं काल। काल को इंग्लिश में बोलते हैं हम टेंस। टेंस आप सभी लोगों ने सुना होगा, है ना। 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और हिंदी में बोला जाता है इसको काल। अब एक बार मैं आप सभी लोगों का डाउट पूछ लूं, किसी को कोई डाउट हो तो आप लाइव चैट में लिख के बता सकते हैं। इफ एनीवन हैज एनी डाउट सो प्लीज, एक बार लाइव में आप चैट में मुझे बता दीजिए किसी को कुछ डाउट हो तो। जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया? नहीं आया हो तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं? ओके, चलिए तो हम अब पढ़ रहे हैं काल, ठीक है। तो काल होते हैं हमारे 3 प्रकार के। पहला होता है भूतकाल, दूसरा होता है वर्तमान काल, और तीसरा होता है हमारा भविष्य काल। अब रेहान वंशरी बोल रहे हैं कि सर थोड़ा इंग्लिश में बोल दीजिए, तो भाई हिंदी में हम कैसे बोलें? हिंदी, अभी हिंदी हम पढ़ा रहे हैं, हिंदी में हम इंग्लिश क्या बताएंगे बताओ? हिंदी हमारा सब्जेक्ट है, उसमें हम इंग्लिश में क्या बोले? तो आप सभी लोग ऐसे मैसेज मत कीजिए, ठीक है। अच्छा संयुक्त वाक्य फिर से बता दीजिए, है ना। देखो संयुक्त वाक्य का मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे स्क्रीन शेयर करने में एक फायदा ये होता है कि मैं आपको गूगल के भी बहुत सारे एग्जांपल है वो दिखा सकता हूँ, ठीक है।
तो मैं आपको गूगल से बढ़िया इसके काफी सारे जो एग्जाम्पल हैं, या फिर जो उपकार की बुक में है ना, जो उपकार की बुक के एग्जाम्पल है उनको दिखा रहा हूँ। हम जाएंगे गूगल पे। चलो, संयुक्त वाक्य को एक बार हम देख ले रहे हैं फिर से। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समुच्चय बोधक वाक्य, ये बहुत ही बकवास जो डेफिनेशन है वो लिखी हुई है, इस पे आपको बिल्कुल नहीं जाना है। सीधा आपको देखना है कि यहाँ पे देखो दो बात बोली गई है। वह व्यक्ति बुढ़ा है अतः उसे पहले जाने दो, वह व्यक्ति बुढ़ा बुढ़ा है अतः उसे पहले जाने दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इस संयुक्त वाक्य हो गया। इसमें देखो दो बातें बोली गई हैं कि वह व्यक्ति बुढ़ा है, और फिर उसके बाद बोला गया है कि उसे पहले जाने दो, है ना। तो इसमें है दो वाक्य। तो इस प्रकार के वाक्यों को क्या बोला जाता है? संयुक्त वाक्य बोला जाता है। जैसे इसमें दूसरा एग्जाम्पल है, रेल आई और चली गई परंतु परंतु नहीं बैठ सका, परंतु मैं नहीं बैठ सका, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। इसमें दो बातें जिसमें बोली जाए उसको बोलते हैं संयुक्त वाक्य। जैसे हमने चाय पी और ब्रेड खाए, हमने चाय पी और ब्रेड खाए, इसमें क्या हो गई? दो बातें हो गई। तो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको मिश्रित वाक्य का भी एक एग्जांपल है वो दिखा देता हूँ, जिससे आप सभी लोगों को जो क्लियर है वो हो जाए। देखो यहाँ पे आप सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में अंतर देख सकते हैं। जैसे आप खाकर आराम करें, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य। थोड़ा सा मोबाइल लैग कर रहा है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आप खाकर आराम करें, ये क्या है? सरल वाक्य है। चलो मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ, मैंने फिर से नहीं किया है ना। तो देखो सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य में जो हम डिफरेंट है वो समझने वाले हैं, डिफरेंस क्या होता है। तो सरल वाक्य में सिर्फ एक ही बात बोली जाती है। जैसे राम बाजार जाता है, तुम स्कूल जाते हो, तुम वह करते हो, तुम खाना खाते हो, इसी साइड के जो वाक्य होते हैं इस तरीके के, उनको क्या बोलते हैं? हम सरल वाक्य बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है पहला सरल वाक्य, आप खाकर आराम करें। एक क्या हो गया? सरल वाक्य हो गया। अब संयुक्त वाक्य क्या होता है? आप खाना खाएं और आराम करें। तो इसमें और, अतः, एवं ये शब्द वर्ड आते हैं, उनमें भी क्या होता है? संयुक्त वाक्य होता है। जैसे इसमें और आ गया तो ये क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। चलो अब इसके बाद हम एक मिश्रित वाक्य का भी जो एग्जाम्पल है उसको देख लेते हैं। देखो पेपर में क्वेश्चन आना है कि इस प्रकार के वाक्य में कौन सा वाक्य है। जैसे आ गया कि राम सुबह से छत पर जाता है, ये कौन सा वाक्य है? तो आपको इसमें बताना पड़ेगा कि चलो इसमें से एक दो नंबर का आता है ना, आई थिंक आप सभी लोगों से बन जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चीज पढ़ने वाले हैं, काल। हाँ, पीडीएफ आप सभी लोगों को ग्रुप में मिल जाएगा। आयुष मिश्रा बोल रहे हैं कि सर पीडीएफ सेंड कर दीजिए, सभी लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। पीडीएफ हम आपको सब कुछ देंगे। अभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। ये तो मैं आपको थोड़ी थ्योरी समझा रहा हूँ। जैसे पेपर में कोई क्वेश्चन आ गया तो उससे आप थ्योरी पढ़ सकते हैं ना। थ्योरी पढ़ लो तो क्वेश्चन अगर चेंज होता है तो बन जाए। तो काल होते हैं हमारे तीन प्रकार के, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो भूतकाल में जो हो गया, जैसे तुम कल स्कूल गए थे, इसमें लास्ट में था है वो कहलाता है भूतकाल। जैसे तुम स्कूल गए थे, हम खाना खाते थे, हम वहां जा वो वहां जाता था, ठीक है। इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं उसमें क्या होता है? वो भूतकाल होता है। वर्तमान काल होता है जो अभी चल रहा है, जैसे हम पढ़ रहे हैं, इसके लास्ट में हा है वो क्या होता है? वर्तमान काल होता है ना। और जिसके लास्ट में था है उसको वो क्या होता है? वो होता है भूतकाल। और जिसके लास्ट में हा है वो होता है वर्तमान काल। और जो फ्यूचर में होगा वो क्या होता है? भविष्य काल होता है। चलो अब पेपर में जो आना है हम उसी को पढ़ रहे हैं, ठीक है। पेपर में देखो प्रत्यय और उपसर्ग से एक नंबर का क्वेश्चन जरूर आना है, ठीक है। ठीक है, प्रत्यय और उपसर्ग से पेपर में क्वेश्चन आना है, तो हम प्रत्यय और उपसर्ग को भी देख लेते हैं।
अब देखो प्रत्यय क्या कहलाते हैं, जैसे जो जो शब्द किसी शब्द के आगे जोड़े जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। अरे सॉरी, प्रत्यय नहीं बोलते, जो शब्द किसी शब्द के आगे जोड़े जाते हैं उनको हम उपसर्ग बोलते हैं, है ना। और जो पीछे जोड़े जाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, उनको प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। सो उपसर्ग में आप देख सकते हैं, आपको देखो उपसर्ग पता करने के लिए क्या करना है, ठीक है। आपको शब्दों को तोड़ना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अगम, जैसे पहला शब्द है यहाँ पे अगम। तो अगर उसमें कहा गया है कि इस शब्द में उपसर्ग क्या है ना, आपको अगर क्वेश्चन आया कि इस शब्द में उपसर्ग बताइए, उपसर्ग क्या है, तो आपको एक एक शब्द को हटाते जाना है। पहले सबसे पहले हम इसमें से मान लो आ को हमने हटा दिया, तो क्या बचा, गम बचा। गम कोई शब्द है, हाँ है, गम एक शब्द होता है ना। तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। जैसे दूसरा शब्द है अधर्म, तो आपको इसमें से आ हटा देना है, फिर तो क्या बचा हमारा, आ आपने हटा दिया तो क्या बचा, धर्म बचा। तो धर्म क्या होता है, एक शब्द होता है, इसलिए इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। और हम देख लेते हैं, जैसे जैसे यहाँ पे मान लो एक अनुरूप लिखा हुआ है ना, तो आपको पहले इसमें आ हटाना है। पहले आपको इसमें से एक शब्द हटाना है, कौन सा, आ हटाना है, अनुरूप में से आ हटाना है, ठीक है। तो नु रूप तो कोई शब्द होता नहीं, तो फिर हम इसमें से दूसरा शब्द हटाएंगे, तो हमने दूसरा शब्द नु भी हटा दिया, तो अनु पूरा हट गया, अब क्या बचा, रूप बचा। तो रूप एक शब्द होता है, तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा, अनु हो जाएगा। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो पेपर में आएंगे। जैसे क्वेश्चन आ गया कि अपहरण में उपसर्ग क्या है, अपहरण में उपसर्ग बताइए। तो पहले आपको आ हटाना है, जैसे आपको नहीं पता कि क्या है, तो सबसे पहले आपको आ हटाना है। अब पहरण कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है, पहरण कोई शब्द नहीं होता है। तो हम अब क्या करेंगे कि एक वर्ड और हटाएंगे। अब हम पा को हटा के देखेंगे, तो हमने पूरा अप हटा दिया, तो अब क्या बचा, हरण बचा, है ना। तो हरण तो एक शब्द होता है, तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो उपसर्ग क्या है इसमें, अप है। तो इस तरीके से हम उपसर्ग है उनको छांटते हैं कि किस शब्द में क्या उपसर्ग है। आपको इन्हें रटने की जरूरत नहीं है कि अनु, अब, आ, ये सब बिल्कुल नहीं रटना है, आपको तो पता होना चाहिए, ठीक है। उपसर्ग निकालने के लिए हम एक एक शब्द को आगे से हटाते जाते हैं, और पीछे अगर शब्द बन रहा है कोई, तो वो जो भी हमने हटाया है वो क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है, ठीक है। तो अगर शब्द नहीं बन रहा है तो हम एक एक वर्ड और आगे का हटाते जाएंगे। जैसे पहले हमने अनुरूप में आ हटाया था, उसके बाद नु को हटाया था, तो बाद में हमारा बचा था रूप, है ना। अब उपसर्ग आप सभी लोगों को क्लियर है, उपसर्ग समझ में आ गए सभी लोगों को। बहुत नींद आ रही है, जल्दी बताओ लाइव चैट में, उपसर्ग समझ में आ गए कैसे छांटते हैं। चलो बढ़िया है, ठीक है। अब थोड़ा प्रत्यय के बारे में बता दें, प्रत्यय के बारे में हम सिर्फ कम ही पढ़ेंगे, उसके बाद हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप सभी लोगों को देंगे, ठीक है, और उनके आंसर भी करवाएंगे। चलो अब आ गई प्रत्यय। तो देखो प्रत्यय कहलाती है वे शब्द जो किसी शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं, वे शब्द जो किसी शब्द के पीछे जोड़े जाते हैं उनको बोला जाता है प्रत्यय, ठीक है। अब जैसे जैसे यहाँ पे आई जोड़ दिया, मलाई में आई जोड़ दिया, तो आई क्या हो गई, यहाँ पे प्रत्यय हो गई, है ना। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मिलावट, ठीक। चलिए, तो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे प्रत्यय, ठीक है, प्रत्यय के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो जैसे यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है मिलावट, है ना। तो मिलावट में हम क्या करेंगे, पीछे से शब्द हटाना शुरू करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे टा हटाएंगे। आप पढ़ते रहिए, अभी हम सब पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आज हिंदी का पढ़ लीजिए, हिंदी हम पूरी खत्म कर लेंगे तो इंग्लिश भी पढ़ा देंगे, और इंग्लिश अभी भी पढ़ाएंगे, है ना। तो आज हिंदी का हम थोड़ा ज्यादा टॉपिक पढ़ेंगे। पहला है यहाँ पे प्रत्यय है मिलावट, तो पहले हम इसमें टा हटाएंगे, टा हटा दिया तो क्या शब्द बचा, मिलाप बचा। अब मिलाप तो कोई शब्द होता नहीं, तो हम इसमें से बा भी हटा देंगे। अब क्या शब्द बचा, मिला बचा। मिला भी वैसे कोई शब्द नहीं है ना, वो तो अपन यूज करते हैं कि वो मिला या फिर और कुछ, तो ये भी कोई शब्द नहीं है। इसमें से जो शब्द है वो क्या है, मिला है, ठीक है, मिल। मिल इसमें क्या है, शब्द है, और आवट इसमें क्या है, प्रत्यय है। तो इस तरीके से आपको पीछे से शब्द हटाते जाने हैं और पता कर लेना है कि कौन सी प्रत्यय है। चलिए अब हम इंग्लिश की क्लास है वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है।
सभी लोगों को मेरी आवाज वो आ रही है? कुछ बच्चों को नहीं आ रही होगी तो उनको हम रिकॉर्ड क्लास है वो दे देंगे, ठीक है। चलिए अब हम इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं हम आर्टिकल। आर्टिकल आप सभी लोग जानते होंगे क्या कहलाते हैं। ए एन दा को हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल बोलते हैं, ठीक है। ए एंड दा को हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल बोलते हैं, है ना। पहला आर्टिकल होता है हमारा कौन सा? ए होता है। उसके बाद दूसरा हमारा आर्टिकल कौन सा होता है? एन होता है। देखो आप सभी लोग, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करता हूँ तो बच्चे यहाँ पे कूदने लगते हैं, देखो उन्होंने कितना सारा लिख दिया है ना। तो आप सभी लोगों को पेन नहीं चलाना है, ठीक है। देखो फिर से। तो स्क्रीन इस वजह से मैं यहाँ पे अपना जो पेन है उसको भी ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। चलो, तो पहला यहाँ पे आर्टिकल है हमारा, ही इज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। सो यूनिवर्सिटी को हम कैसे लिखते हैं? हम हिंदी में लिखते हैं यू, या से लिखते हैं, या से, है ना। यूनिवर्सिटी या से लिखा जाता है, बड़ा या, उसमें फिर बड़ा ऊ की मात्रा, है ना। तो यूनिवर्सिटी में कौन सा हमारा आर्टिकल आएगा? आ आएगा, ए आएगा, है ना। ए आएगा हमारा, इसमें क्या आएगा? ए आएगा। अब बच्चे बोलेंगे सर ये तो स्टार्ट यू से हो रहा है लेकिन फिर इसमें ए कैसे आ गया? तो आपको क्या करना है कि एक हमारा रूल होता है कि अगर किसी शब्द के आगे वो स्टार्ट तो वोवेल से हो रहा हो, है ना, लेकिन जो उसका मीन्स हो, जो उसका हिंदी में मीन्स हो, वो किससे हो? हिंदी के व्यंजन से हो। हिंदी में व्यंजन होता है कहाँ से लेकर गिरजारी तक, उससे हो तो उसमें क्या आता है? ए आता है ना। तो यूनिवर्सिटी को हम हिंदी में या से लिखेंगे, और या क्या होता है? व्यंजन होता है। तो या में इसमें क्या आएगा? ए आएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, द वर्कर हैव फॉर्म यूनियन। द वर्कर्स हैव फॉर्म्ड यूनियन। तो इसमें यूनियन को भी हम क्या लिखेंगे? या से लिखेंगे, यूनियन, या से लिखा जाता है यूनियन को। तो इसमें भी क्या आएगा? ये आएगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, हियर इज एग। एग में, एग जो है वो ई से स्टार्ट हो रहा है और इसका जो उच्चारण है हिंदी में वो एडी से है। और एडी हिंदी में क्या होता है? स्वर होता है। तो इसमें क्या आएगा? एन आएगा। तीसरे वाले में क्या आएगा? एन आएगा। तो इस तरीके से आपको इन सभी आर्टिकल्स को कर लेना है, और मैं इसका जो पीडीएफ है वो आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में, तो आप सभी लोग इन आर्टिकल्स को पढ़ लीजिए, ठीक है। चौथा है, ही इज एम ए इन इंग्लिश। एम ए को देखो, एम को अलग लिखा हुआ है, ए को अलग लिखा हुआ है, दोनों के बीच में क्या है? बिंदी है ना। यहाँ पे देखो दोनों के बीच में क्या है? बिंदी है। ही इज, फिर यहाँ पे ब्लैंक है, फिर उसके बाद है एम ए इन इंग्लिश। तो एम ए में है बिंदी, तो एम को हम अलग लिखेंगे। थर्ड आर्टिकल को रिपीट करना है, खुशी प्रजापति, चलो ठीक है। हियर इज एग। एग को हम हिंदी में कैसे लिखते हैं? आपको सब में देखो, पेपर में जो भी आर्टिकल आएगा उसको हिंदी में लिख कर देखना है कि, है ना, उसको हिंदी में लिख लेना है। क्योंकि पेपर में इसी वाले जो टॉपिक है कि हिंदी में लिख के देखो कौन सा आर्टिकल आ रहा है, उसी से पेपर में क्वेश्चन है वो आएगा। तो हेयर इज एग। एग को हिंदी में लिखेंगे हम एडी, उस पर एक मात्रा और गा, है ना। अब एडी तो हिंदी में क्या होती है? स्वर होती है। हिंदी के स्वर तो आप सभी लोगों को पता होगी, आ से लेकर आहा तक होते हैं हिंदी में स्वर, और का से लेकर विज्ञानी तक होते हैं व्यंजन। तो एडी क्या है? एडी है स्वर हिंदी में, तो इसमें तीसरी वाले में क्या आएगा? एन आएगा। चौथा वाला है, ही एम इन इंग्लिश। तो एम यहाँ पे अलग लिखा हुआ है, ए अलग लिखा हुआ है ना। तो एम को हम हिंदी में क्या लिखेंगे? एडी लिखेंगे और माँ लिखेंगे। एडी लिखेंगे और माँ लिखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको लिख के बता रहा हूँ, कोई भी स्क्रीन पर टच नहीं करेगा, ठीक है। जो स्क्रीन पर टच करेगा मैं उसको निकाल दूंगा ग्रुप से। ऐसे देखो, एम को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। देखो बच्चे फिर से कर रहे हैं। विशेष, विशेष दुबे, आप पेन नहीं चलाएंगे, ठीक है। स्क्रीन पर विशेष दुबे आप पेन नहीं चलाएंगे। तो एम को ऐसे लिखा जाता है, ओम मसाटी, पेन मत चलाइए आप लोग यार। तो एम को ऐसे लिखा जाता है ना। अब एडी जो है वो क्या है? एक स्वर है। एडी क्या है? एक स्वर है ना। तो इसमें क्या आएगा? चौथी वाले में आएगा क्या? एन आएगा। चौथी वाले में क्या आएगा? एन आएगा, ठीक है। पांचवा वाला है, इसके बाद देख लेते हैं पांचवे वाला। आप सभी लोग अपनी स्क्रीन के, मोबाइल की स्क्रीन को टच नहीं करेंगे, ठीक है। मोबाइल को एक जगह रख लीजिए, उसको टच नहीं करना है।
ठीक है। अगर आप लोग टच करेंगे मुझे यहाँ पे उसका नाम पता चल जाएगा, जैसे कि अनुज यादव। अनुज यादव इसमें ए लिख रहे हैं। भाई मैं थोड़ा पढ़ा लूँ, उसके बाद आप सही लोग बताना, ठीक है। पांचवा है आई वांट टू परचेज HMT। एच, अब देखो यहाँ पे HMT बिंदी वाला है, तो जहां पे भी तुम्हें बिंदी दिखे, इस तरीके की जो बिंदी है वो दिखे तुम्हें, ठीक है, जो यहाँ पे बिंदी है वो दिखे तुम्हें, जैसे यहाँ पे HMT में बिंदी है वो लगी हुई है ना, तो जहां पे भी बिंदी लिखे और उसका फिर उसको आपको हिंदी में लिख के देखना है कि वो किस तरीके से लिखा जाएगा हिंदी में। तो एच को हम कैसे लिखेंगे, एच को हम ऐसे लिखेंगे, ए और चा, एच, है ना। अब एड़ी क्या है, एड़ी तो स्वर है, तो पांचवी वाले में क्या आएगा, एन आएगा, पांचवी वाले में क्या आएगा, एन आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन सभी को आपको कर लेना है ना। और आर्टिकल आप सभी लोग मैं यूट्यूब पे अगर हो सकेगा तो मैं वीडियो बना दूंगा, वहां से आप आर्टिकल से वो पढ़ सकते हैं। इसके बाद चलिए हमारा एक जो आज का थ्योरी वाला पोर्शन था वो खत्म हो गया है। अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़ने वाले हैं। जो आर्टिकल्स हैं वो हमने पढ़ा दिए हैं, ठीक है। अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। सो क्या आप सभी लोग रेडी हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है दिए गए हैं। पहला है बिग, दूसरा है बिगर, तीसरा है बिगेस्ट, चौथा है मोर बिगर। इसमें सभी लोग बता रहे हैं यहाँ पे इसका कौन सा आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा बिगर, है ना, इसका आंसर क्या आएगा, बिगर आएगा, ठीक है। तो ये दूसरा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन नंबर 16 में का है दूसरा बिगर, है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17वां, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा जो सेंटेंस है वो गलत है। जैसे पहला है व्हाट हैज मीरा फाउंड, तो देखो इसमें हैज है, हैज कौन से सेंटेंस में यूज की जाती है, कौन से टेंस में यूज की जाती है, प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फाइंड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, फाउंड होती है। फाइंड FIND होता है फर्स्ट फॉर्म, और FOUND होता है थर्ड फॉर्म। तो पहला वाला सेंटेंस तो सही है। दूसरा वाला है व्हाट डिड मीरा फाइंड, व्हाट डिड मीरा फाइंड, ये भी सही है। तीसरा है व्हाट डिड मीरा फाउंड, ये वाला गलत है, क्योंकि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, जबकि इसमें कौन सी फॉर्म आनी थी, सेकंड फॉर्म आनी थी, सॉरी फर्स्ट फॉर्म आनी थी, है ना। तीसरे वाले में सी वाला जो दिया गया है व्हाट डिड मीरा फाउंड, इसमें आनी थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इसमें दी कौन सी गई है, सी दी, मतलब तीसरी फॉर्म दी गई है, तो ये वाला सी वाला इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। आंसर ये गलत है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद चौथा है सिलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। सिलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। माय क्लास टीचर प्रेफर कॉफी, फिर उसके बाद है ब्लैंक्स, फिर है टू, टी। इसमें क्या आएगा, मैंने वैसे बता दिया, इसमें आएगा टू, है ना। कॉफी जैसे एक जगह से दूसरी जगह के लिए यूज किया जाता है टू। जैसे पहले वो कॉफी पीता था तो उसकी क्लास टीचर ने बोला कि आप टी पियो, तो मतलब वो एक कॉफी से टी पर गया, कॉफी से टी पर गया। तो एक जगह से दूसरी जगह जाओ तो उसमें क्या आता है, टू आता है। जैसे जैसे गो टू छतरपुर को हम जाते हैं स्कूल, तो उसमें क्या आता है, इसमें टू आता है ना। तो इस तरीके के सेंटेंस एक जगह से दूसरी जगह के साथ जाओ तो वहां पर क्या आता है, टू आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पिक द ओड वन आउट। इसमें से हमें अलग छांटना है, ओड का मतलब होता है अलग। तो पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है इंडिया, चौथा है पंजाब, ठीक है। तो इनमें से हमें अलग बताना है, अलग क्या है, इंडिया है। देखो मध्य प्रदेश भारत का राज्य है, मध्य प्रदेश स्टेट का एक, अपने मध्य प्रदेश इंडिया का एक स्टेट है, राज्य है, ठीक है। बिहार भी एक राज्य है, पंजाब भी एक राज्य है, लेकिन इंडिया क्या है, इंडिया एक देश है ना। तो इसका 19 वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी वाला। सर आपके पास इंपॉर्टेंट कहाँ से आए, तो भाई जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हर्षल पाटिल पूछ रहे हैं सर आपके पास इम्पोर्टेंट कहाँ से आए, पटेल, है ना। तो मैं आपको बता दूं हमारी एक टीम है, ठीक है। इसमें हमारे साथ कुछ टीचर्स भी हैं जो स्कूल में पढ़ाते हैं। तो हम सभी लोगों ने मिलकर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उपकार की बुक में से उनको छांटेंगे। और आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जो पेपर आता है वो उपकार की बुक से आता है ना। तो अगर आप लोग उपकार की बुक को अच्छे से पढ़ लेंगे पेपर में पास हो जाओगे। इसमें आपको जब आपका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद आप सभी लोगों से हम पूछेंगे कि कितने बच्चे पास हो गए। सो आप में से जितने बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे देखो 75 बच्चे ऐड हैं,
जिनमें से हमारी गारंटी है कि 60 से 65 बच्चों का एडमिशन है वो हो जाएगा। ठीक है, पेपर बिल्कुल टफ नहीं आता है, पेपर बहुत सिंपल आता है, बस आपसे थोड़ा बहुत आपको पढ़ लेना है। ठीक है, पढ़ लोगे तो आप पास हो जाओगे। चलिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ कॉल्प। कॉल्प में करेक्ट प्लूरल क्या है ना। हाँ, तो आप आनंद की बुक से भी पढ़ सकते हैं, जिनके पास आनंद की बुक है वो आनंद की बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो 20 वाले क्वेश्चन का वो क्या होगा, सिलेक्ट द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ कॉल्प। तो एफ है यहाँ पे लास्ट में, तो एफ हटा के वी एस लगा देंगे, एफ हटा के क्या लगाया जाता है, वी एस लगाया जाता है। तो बी वाला इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, अन आर्टिफिशियल वाटर बॉडी मेड बाय, सर ये 2013 का पेपर है। भाई ये पेपर तो 2013-14 का मुझे नहीं पता, बट ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी लोगों को इनको पढ़ना है। ठीक है, प्रीवियस पेपर आपके पास 16-17 के हम आई थिंक सभी लोगों के पास होंगे, है ना। हाँ, तो अरिहंत की बुक से भी आप पढ़ सकते हैं। चूज द करेक्ट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। हाँ, आपको हम सब कुछ ग्रुप में सेंड कर देंगे। ठीक है, चूज द करेक्ट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, एन आर्टिफिशियल वाटर बॉडी मेड बाय मैन। इसको क्या, इसको क्या बोलेंगे, एन आर्टिफिशियल वाटर बॉडी। तो जो हम एक अपने कृत्रिम वाटर बॉडी यानी कि जो पुल बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्विमिंग पूल बोलते हैं, है ना। स्विमिंग पूल हम खुद बनाते हैं आर्टिफिशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड कंटिन्यू इज। कंटिन्यू का विलोम शब्द क्या है। पहला है रेगुलर, दूसरा है डिसकंटिन्यू, तीसरा है अप्रूव और चौथा है नॉन ऑफ द एबव। अनुज भाई, आपको हम जो रिकॉर्ड क्लास है वो दे देंगे, ठीक है, आप परेशान मत करो। एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड कंटिन्यू इज डिसकंटिन्यू। चलो हम जल्दी जल्दी पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, 22 का है बी वाला। उसके बाद 23 है, द साइलेंट लेटर इन द वर्ड ऑनेस्ट इज। ऑनेस्ट में साइलेंट लेटर क्या है। ऑनेस्ट में साइलेंट लेटर है एच, है ना। इसको ऑनेस्ट नहीं पढ़ा जाता है, इसको ऑनेस्ट पढ़ा जाता है, ऑनेस्ट। तो एच क्या हो जाएगा, साइलेंट लेटर हो जाएगा। चलो मैं एक सभी लोगों को आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, तो जो आपकी मैथ की क्लास रहेगी, ठीक है, मैथ की क्लास रहेगी वो मैं आपको यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से देख लेना। आज मैं यूट्यूब पे क्लासेस है वो डालने वाला हूँ, तो उन्हीं को देख लेना। ठीक है, वो मैथ की इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइमिंग वर्ड फॉर बिग इज। बिग का राइमिंग वर्ड क्या है। बिग का राइमिंग वर्ड क्या है, तो इसका आंसर होगा सी वाला, है ना, डी आई जी, डिग डिग यानी होता है खोदना। 15 क्वेश्चन है, द द अपोजिट जेंडर ऑफ द वर्ड हॉर्स इज। हॉर्स का अपोजिट जेंडर क्या है। द अपोजिट जेंडर ऑफ द वर्ड हॉर्स इज, इसका आंसर है मेयर। मेयर यानी, हॉर्स यानी होता है घोड़ा, और मेयर यानी क्या होती है, घोड़ी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, बर्निंग इशू मीन्स। बर्निंग इशू मीन्स इसका क्या मतलब हुआ। हर्षल पाटिल, यूट्यूब पे तो सब देख लेंगे, तो भाई उन लोगों को भी तो पढ़ लेने दो थोड़ा, है ना। तो रिकॉर्डेड क्लास रहेंगी यूट्यूब की, जैसे मैंने काफी सारी लाइव क्लासेस है वो की है, उसी तरीके की रिकॉर्डेड क्लास रहेंगी आपकी यूट्यूब की। ठीक है, अलग से हम कोई क्लास है वो नहीं देने वाले। चलो, बहुत नींद आ रही है, आज सुबह जल्दी उठ गया था। बर्निंग इशू मीन्स होता है इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना। बर्निंग इशू मीन्स होता है इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका 26 का आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज नॉट अ फेमस पर्सन इज सेंटेंस। ही इज नॉट अ फेमस पर्सन। तो देखो यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। जिसमें नॉट लगा हो उसमें क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस होता है। और जिसमें हेल्पिंग में बाय पहले लिखी जाती है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट वर्ड है, सिलेक्ट द सुटेबल वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। रहीम वॉचिंग टीवी। रहीम वॉचिंग टीवी, देखो इसमें आईएनजी लगा हुआ है ना। इस वाले सेंटेंस में क्या लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है। तो आईएनजी लगा हुआ है तो एक कंटिन्यूअस का है ना। अब हमें ये पता करना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है या फ्यूचर कंटिन्यूअस है। तो देखो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की कोई भी जो वर्ब है वो नहीं दी गई है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब है वो नहीं दी गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाज, है ना। तो बाज पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है, तो इस वाले में आंसर आएगा इसका बाज आएगा। वैभव द्विवेदी, हर्ष को 1999 में एक्सीलेंस स्कूल का पेपर नहीं होता था, शायद एक्सीलेंस स्कूल भी नहीं थे, तो जब का पेपर तो मैं नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द सुटेबल आर्टिकल डिटरमाइंड टू कंप्लीट द सेंटेंस। आई वुड लाइक टू टॉक टू वन ऑफ मॉनिटर्स, इसमें क्या आएगा, आई वुड लाइक टू टॉक टू वन ऑफ द मॉनिटर्स, इसमें आएगा द, सी वाला इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, इसमें आएगा द, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द फॉल इज। फॉल में प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, रिकॉर्ड क्लास चाहिए। रिकॉर्ड क्लास हम आपको दे देंगे, ठीक है। ये रिकॉर्ड क्लास हो सकेगा तो हम यूट्यूब पे डाल देंगे, क्योंकि ऐसे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे तो बहुत डेटा बर्बाद होगा, है ना। और जो बच्चे नए बच्चे जोड़ेंगे उनको भी नहीं मिल पाएगी। सो यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब फॉल इज, तो इसका जो आंसर है वो क्या है, फॉलिंग है ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है जिसमें आईएनजी लगा हो। मेघना श्रीवास्तव। बस इसके बाद हमने 30 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है वो इंग्लिश के पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है वो किसकी हो रही है, जीके की हो रही है, जनरल नॉलेज। चलिए तो 5 मिनट का हम लोग रेस्ट कर रहे हैं। 5 मिनट में अगर आप सभी लोगों को पानी वानी पीना हो या फिर कुछ खड़े होकर थोड़ी आप घूम लीजिए, उसके बाद हम सभी लोग फोकस से फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक हम लोग ले रहे हैं। हम लोग 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, जिसको घूमना फिरना हो, पानी वानी पीना हो, ठीक है, वो वो 5 मिनट का ब्रेक है वो ले सकता है, ठीक है। 5 मिनट के बाद हम फिर से अपनी क्लास उसको स्टार्ट कर देंगे। तो थोड़ा पेपर के बारे में बता दूं, तो पेपर में 20 क्वेश्चन आने हैं आपके किसके, मैथ के आने हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन आने हैं आपके साइंस के, तो हो गए 40 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन आते हैं आपके जीके के, तो हो गए कितने क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन आने हैं आपकी हिंदी के, तो कितने क्वेश्चन हो गए, 70 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन आने हैं आपके इंग्लिश के, तो कितने क्वेश्चन हो गए, 85 क्वेश्चन। और 15 क्वेश्चन आने हैं शायद आपके, हाँ किसी और सब्जेक्ट के आने हैं, ठीक है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, सामान्य ज्ञान हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया। और 15 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सोशल साइंस के। तो हम मैथ और साइंस को ज्यादा पढ़ेंगे। मैथ और साइंस को अगर हमने पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो हमारे 40 नंबर आ जाएंगे। 20 क्वेश्चन मैथ में, अगर हमने 40 क्वेश्चन आएंगे मैथ और साइंस के, तो अगर हमने मैथ और साइंस को पढ़ लिया तो हमारे आ जाएंगे 40 क्वेश्चन, 40 नंबर, है ना। तो 40 नंबर हम अच्छे पढ़ेंगे, ठीक है। उन 40 नंबर को हम ज्यादा फोकस करेंगे। बाकी इन सब्जेक्ट के तो 15-15 नंबर के क्वेश्चन आने हैं, तो इनमें हम कम मेहनत करेंगे, ठीक है। मैथ में और साइंस में हम ज्यादा मेहनत करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्रीय भाग को कहते हैं, पृथ्वी के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ इज नोन एज, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ इज नोन एज, केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं, क्या आपको पता है केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं। केंद्रीय भाग को कहते हैं आंतरिक क्रोड या निफे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, द टीचर डे इज सेलिब्रेट ऑन, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोगों को पता होगा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गोल्डन टेम्पल इज सिट्यूटेड एट, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। कपिल शर्मा को कौन कौन जानता है, कपिल शर्मा का जो शहर है, जो कपिल शर्मा का टीवी में शो आता है था, कपिल शर्मा शो, वो अमृतसर का है ना। वो कहाँ का है, अमृतसर का। और अमृतसर में क्या है, स्वर्ण मंदिर है, द गोल्डन टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मतदान हेतु न्यूनतम न्यूनतम आयु है,
भारत में वोट डालने के लिए न्यूनतम न्यूनतम जो आयु है वो क्या है? द मिनिमम एज ऑफ वोटिंग इन इंडिया इज 18। राइट आंसर। इसके बाद आंसर है बराक ओबामा किस देश से संबंधित है? बराक ओबामा इज कनेक्टेड विथ, बराक ओबामा किस देश से संबंधित है? यूएसए। हाँ, अमेरिका से संबंधित है। अमेरिका के राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, बहुत ही अच्छे राष्ट्रपति हुए हैं अमेरिका के। ठीक है, बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमसेन जोशी इज कनेक्टेड विथ, भीमसेन जोशी संबंधित हैं सिंगिंग, गायन से। हाँ, राइट आंसर बी वाला इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट इज रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ, ये जो पीडीएफ है मैंने कल आपको कल ग्रुप में सेंड किया था, लेकिन कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर ये साफ नहीं दिखाई दे रहा है ना, और कुछ बच्चे इसके आंसर मांग रहे थे। सो आज की इस वीडियो में, सॉरी आज की इस क्लास में मैं आपको इसके आंसर ही बताने वाला हूँ। ठीक है, पासिंग मार्क्स मार्क्स बता दीजिए, कौन सी कैटेगरी के पासिंग मार्क्स है वो आपको जानने हैं। हाँ, तो माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है, माइक्रोसॉफ्ट इज रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ कंप्यूटर, इसका आंसर है कंप्यूटर। कौन सी कैटेगरी से हो आप? ओबीसी, जनरल या फिर SC ST? देखो मैं सबका बता रहा हूँ, है ना। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आप 50 से ज्यादा नंबर लेता ना, 50 से ज्यादा नंबर लेता ना जनरल कैटेगरी से, आपका सिलेक्शन है वो हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी से हो तो 40 से ज्यादा नंबर लेता ना, ओबीसी कैटेगरी से 40 से ज्यादा नंबर, और SC ST कैटेगरी से हो तो 30 से ज्यादा नंबर ले आना, पास हो जाओ। ठीक है, एक्सीलेंस स्कूल में पढ़ने मिल जाएगा। SC ST वालों को चाहिए 30 से प्लस, ओबीसी को चाहिए 40 से प्लस। ठीक है, और जनरल वालों को चाहिए 50 प्लस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम पीरियड ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज, SC ST को कम क्यों चाहिए? SC ST को इसलिए कम चाहिए क्योंकि उन लोगों को रिजर्वेशन मिलता है, आरक्षण मिलता है। ठीक है, SC ST वालों को रिजर्वेशन मिलता है, उसके बाद मिलता है ओबीसी वालों को, और जनरल वालों को कुछ नहीं मिलता है, इसलिए जनरल वालों को ज्यादा नंबर चाहिए होते हैं। ठीक है, 54 क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल है 5 साल का, सभी लोगों को पता है। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सरपंच, सबका जो विधायक, सबका कार्यकाल 5 साल का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंट्री हैविंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इज, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ऐसा कौन सा देश है जिसकी जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा है? तो पहले नंबर पे आता है चीन, दूसरे नंबर पे आता है भारत, सबसे ज्यादा किसकी जनसंख्या है? चीन की है। सॉरी एवरीवन। 56 क्वेश्चन है विच स्टेज इज नाउन एज बॉल ऑफ राइस, धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? मेरिट कितने से? मेरिट तो जिन बच्चों का जो 50 प्लस नंबर लेता होगे, अगर आप जनरल कैटेगरी से तो आप मेरिट में आ जाओगे, 40 प्लस ओबीसी से लेता होगे तो मेरिट में आ जाओगे, 30 प्लस लेता होगे SC ST से तो मेरिट में आ जाओगे, है ना। मेरिट का मतलब होता है पास होना। धान का कटोरा कहा जाता है किस राज्य को? कहा जाता है छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मैक्सिमम रन्स कैन बी स्कोर ऑफ अ राइट बॉल इन क्रिकेट, क्रिकेट में एक सही बॉल पर अधिकतम कितने रन बन सकते हैं? क्रिकेट में एक सही बॉल पर अधिकतम कितने रन बन सकते हैं? 6 रन, 6 रन बन सकते हैं। छक्का से बड़ा कोई क्रिकेट में कोई भी नंबर नहीं, कोई भी ऐसा नहीं होता है जिसपे अपन को ज्यादा नंबर मिले, है ना।